हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। ये मेघालय में इलीगल कोल माइन में 18 लोग ब्लास्ट में उनका डेथ हो गया है। तो ये देखिए, मेघालय में जब भी अगर माइनिंग का वो न्यूज़ आता है तो उसमें आपको दिमाग में रखना है रैट होल माइनिंग। ये रैट होल माइनिंग क्या होता है? उसमें एक छोटा सा होल बनाते हैं और उसमें फिर एक इंसान अंदर क्रॉल करके जाता है और वो अपने हाथों से कुछ मिनिमल कुछ टूल्स उससे फिर वो सारा कोल को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उसको ऐसा बाहर लेकर के आता है, या जो भी वो दो तीन लोग होते हैं वो बाहर करते हैं। तो उस पे एनजीटी ने बैन लगा दिया था। उसमें क्या होता है कि जब भी ये ऐसा रैट होल बनाते हैं और वो होता है बहुत बहुत अंदर रहता है, जैसे 200 मीटर 250 मीटर। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि वो नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल है। अब वो कहाँ पे है उसका कोई एनालिसिस नहीं होता है, तो वो बहुत ऑफन वो फ्लडेड हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है और वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर कुछ वो उसमें रेस्क्यू होता है, कुछ उनका रेस्क्यू नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2012 में एक 15 लोग मर गए थे फ्लडिंग के कारण। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2018 में 15 लोग मर गए थे। तो ये होते ही रहता है। और इस पे एनजीटी ने बैन लगाया है, लेकिन तब भी ये चल रहा है। मतलब माइनिंग पे बैन नहीं है, राइट होल माइनिंग पे बैन है। और यूएस इंडिया यूएस डील में अभी बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट आएगा 4-5 दिन में। तो अभी तो ये जब स्टेटमेंट ही नहीं है फिर भी ये स्टेटमेंट दे दिए थे। देखते हैं क्या होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का कि सेंटर साइंस ट्राइपार्टाइट पैक्ट टू क्रिएट नागा अथॉरिटी। इसमें क्या है कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नागालैंड में जो म्यांमार को बॉर्डर करते हैं। उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है ट्वेंगसांग, मॉन किफायर, जो भी। तो इन लोगों को एक काइंड ऑफ ऑटोनॉमी देने के लिए एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाया गया है। इसमें जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आया है उसके हिसाब से इनको 46 सब्जेक्ट्स में इनको डिवॉल्व किया जाएगा पावर। उसके अलावा इनका जो मैकेनिज्म होगा उसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई वैसा अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। बस ऐसा हुआ है कि जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब यूनियन गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन और नागालैंड गवर्नमेंट में है। तो ये अभी क्या होगा, इसका क्या स्टेटस होगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो नहीं होगा शायद। फिर इसमें एक और बात है कि आर्टिकल 371A है जो नागालैंड को कुछ स्पेशल वो देता है, मतलब ऑटोनॉमी एक तरह से देता है। तो उसको ये हार्म नहीं करेगा। इसके अलावा कोई अभी इसमें वो न्यूज़ आया नहीं है, तो ये देखा जाएगा अभी। अब मोदी जी का स्पीच हुआ है और ओम बिरला बोल रहे हैं कि जब इनका होने वाला था स्पीच तो इनको मना कर दिए थे कि आप मत आइए, क्योंकि कुछ ओपोजिशन एमपीज हैड प्लान्ड एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एक्ट। अब यहाँ देखिए, कुकीजो ग्रुप्स बॉयकॉट ट्राइबल एमएलएज। अभी देखिए कि एक नया गवर्नमेंट बना है मणिपुर में। उसमें कुछ कुकीजो के एमएलएज हैं। तो ये लोग जो हैं, ये जो कुकीजो के लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये गलत, मतलब उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ये अभी मणिपुर में उतना जल्दी वो शांति अब नहीं होने वाला, क्योंकि जो जितना वो डीप हो गया था ना जो वुमेन के खिलाफ, मतलब उनको कपड़े उतार के उनको ऐसे किया, और अभी फिर वो मेटी बंदे को गोली मार दिया। तो वो ख़त्म अभी नहीं होगा, वो कुछ दिन और चलेगा, कुछ साल और चलेगा। फिर यहाँ पे एक एडिटोरियल जो है वो है इंटेंट एंड आउटकम। इंडिया इंडिया मस्ट मैच इट्स क्लाइमेट एम्बिशंस विथ हायर एलोकेशंस। ये एनवायरनमेंट के ऊपर है कि इंडिया का जो मतलब क्लाइमेट एम्बिशंस जो इंडिया सेट किया है, मतलब उसका जो एनडीसी है या पंचामृत है या नेट जीरो बाई 2070 है, वो सब कुछ उसमें अचीव करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2-3 टर्म है, ठीक है। पहला टर्म है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा जो जैसे कोई प्रोसेस है जिसमें कार्बन या CO2 रिलीज हो रहा है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, तो उसमें क्या करते हैं कि कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं। उसका फिर अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे एक होता है डायरेक्ट एयर कैप्चर की, एयर से ही उसको कैप्चर, वो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड नहीं है। तो थर्मल पावर प्लांट में भी कैप्चर करने का अपना प्रोसेस होता है। उसमें फिर वो कैप्चर हो गया, उसको फिर अलग जगह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इनहैंस्ड ऑयल रिकवरी एक होता है, EOR। उसमें क्या होता है कि एक बार जब ऑयल रिजर्व, मतलब जो भी उसका ऑयल का वो रिजर्व है, उसमें अब आपने ऑयल निकाल लिया है, उसके बाद फिर कार्बन के मदद से और डीपली आप उसको और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हो।
तो वहाँ पे यूज़ होता है। फिर और भी तरीका है जहाँ पे यूज़ हो सकता है। बेसिक बात यह है कि कार्बन को आप कैप्चर करके फिर उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब आप हम लोगों का एम क्या है कि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन का जो अमाउंट है उसको का जो CO2 का अमाउंट है उसको कम करना है। तो या तो आप जो ग्रीन एनर्जी है, या तो आप सोलर एनर्जी यूज़ करिए, विंड एनर्जी यूज़ करिए, या दूसरा है कि आप फॉसिल फ्यूल को कम करिए। तीसरा है कि जो कार्बन रिलीज हो रहा है उसको पकड़ के, उसको कैप्चर करके आप कहीं ऐसे जगह स्टोर कर दो जहाँ से वो रिलीज ना हो सके। तो जैसे कोई ऑयल का रिजर्व है जो उसको वो खाली हो चुका है, या कोई जो माइन है जो खत्म हो चुका है उस, तो उसमें जा करके वो उसको ऑयल, वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें रिलीज कर देते हैं और उसको सील कर देते हैं। तो वो क्योंकि फिर जो रॉक होता है वो इम्परमिएबल होता है, तो कार्बन उसे रिलीज नहीं कर पाता है। तो वही हो गया कार्बन कैप्चर, आपने कैप्चर किया, यूटिलाइजेशन आपने यूज़ किया, स्टोरेज आपने या तो स्टोर, या तो आप यूज़ कर लो या स्टोर कर लो। वो दिया हुआ है, while operational example exist in Norway, Canada and the US, scaling CCUS has proven expensive and uneven। तो ये वैसा नहीं है कि हाँ भाई आप कर ही दोगे। फिर एक CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है कि जो EU है उसने अपने कंपनीज पे जो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पे लगा दिया है कि भाई तुम्हारा जो कार्बन का जो एमिशन है वो इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, या इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जैसे इंडिया का तो FTA हो गया है, लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसे कंट्री से जा रहा है जहाँ उसका FTA नहीं है, तो वहाँ तो वो ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है जहाँ पे वो कार्बन भी एमिट कर रहा है, उसको वो सब रेगुलेशन है नहीं, तो उसका गुड्स चीपर होगा। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए जो यूरोपियन कंपनीज है और जो बाहर के कंपनीज है उनके लिए वो लगाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि वो एक कार्बन टैक्स लगा देता है कि चलो तुम बाहर से कर रहे हो, तुम्हारा इतना कार्बन एमिशन हुआ है तो इतना तुम टैक्स दोगे। फिर एक जैसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसमें 22,000 करोड़ दिया है। वही सब दिया हुआ है। PM कुसुम के बारे में दिया है, सोलर पैनल लगाने का है, न्यूक्लियर पावर का दिया है। तो यही सब अपना थोड़ा 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 अच्छा दिया है। जो आपको जो दिमाग में रखना है वो है CCUS, कि जो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, वो क्या है और उसका क्या फ़ायदा है। मोर एंड लेस द हेल्थ केयर कंपोनेंट ऑफ बजट इज अ मिक्स बैग। अब देखिए ये क्या दे रहा है कि जो हेल्थ बजट है इज अप्रोक्सीमेटली 1.9% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड अबाउट 0.26 ऑफ GDP। तो इसका एक तरह से कहना है कि हमारा जो हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, लेकिन उसके बाद जितना होना चाहिए उतना नहीं है। यही सब कुछ कुछ दिया हुआ है, वैसा कुछ खास मेरे को नहीं लगा कि हाँ ये। बस एक चीज़ जो पहले भी हम आपको बोल चुके हैं, ये वाला डेटा याद रखिएगा कि 2.5% करना है 2025 तक, करना था, जो अभी 1.9% है, वो हो नहीं पाया है। तो वही बात है। और फिर एक इसमें बायो फार्मा शक्ति नाम का एक स्कीम दिया हुआ है, तो वो तो अभी बजट में है, बजट का वो स्कीम है। फिर दिया हुआ है द फेडिंग, ये भी एनवायरनमेंट के ऊपर है, ये उस जजमेंट के ऊपर है जो ये अभी डिस्कशन में ही चल रहा है, कि एक जजमेंट आया कि जो आपका EIA है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको आप एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब आप एक बार हो गया वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, आप उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लो। तो फिर बाद में उसको बोला कि नहीं नहीं ऐसा, वो मतलब लॉ में लाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर एक जजमेंट आया कि हाँ हाँ ठीक है ऐसा कर लो, तो उसी के ऊपर पूरा अरावलीज और ये सब पे वो जजमेंट के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। मोर मनी फॉर डिफेंस नाउ फिक्स द प्रोसेस। यहाँ पे देखिए ये पूरा इतना दिया हुआ है कि कैसे एयरफोर्स में और इसमें और उसमें, एयरफोर्स और नेवी और आर्मी में जो वो है एक जो पैसा है वो ज़्यादा दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ज़्यादा दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कम दिया है। ब्यूरोक्रेसी एंड डिलेज की, ब्यूरोक्रेसी के कारण अब जो जैसे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, फॉर एग्जांपल अब अगर टेंडर निकालना है, दो टेंडर निकालना है, ठीक है, कि हम लोगों को जेट खरीदना है, लेकिन वो क्या करेगा कि तीनों ने दिया कि भाई जेट का, एक बोल रहा है कि मेरा एक जेट 1,000 करोड़ का है, दूसरा बोलता है 1,200 करोड़ का है, तीसरा बोलता है कि 1,300 करोड़ का है।
तो इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी है वो यूज़ करता है L1 लोएस्ट कॉस्ट। वो बोलेगा ठीक है 1000 करोड़ वाले को ले लो। वो ये नहीं देखेगा कि जो 1300 करोड़ वाला है उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, 1200 करोड़ और 1000 वाला कम, उसका दाम ज़्यादा क्यों है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, उसका कौन सा जनरेशन है, उसमें कौन सा मिसाइल है, कौन सा वेपन है। बस जो सबसे लोएस्ट है प्राइस वो इसलिए करता है कि बाद में उस पर इंक्वायरी ना हो कि देख भाई मैं तो पैसा बचा दिया। नहीं तो उसको क्या बोलेगा कि तूने महंगा खरीद लिया, वो इसलिए खरीदा कि तेरे को किकबैक मिला है। तो वही है। और उसके बाद दिया हुआ है कि जैसे जापान है उसका 2.2% ऑफ वो डिफेंस में है। फिर R&D पे हम लोगों का खर्चा कम है। बस इतना ही दिया हुआ है। शुड द गवर्नर्स एड्रेस बी स्क्रैप्ड, ये जो अभी तमिलनाडु में हुआ, फिर कर्नाटक में भी हुआ, फिर केरला में हुआ, उसके कारण ये दिया हुआ है। ये तो हम पढ़े भी नहीं। ठीक है भाई। फिर डिस्कॉम्स के ऊपर दिया हुआ है। देखिए डिस्कॉम का क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होता है बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचाता है। तो इंडिया में जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 72 डिस्कॉम्स हैं, उसमें 44 स्टेट ओन्ड है, 16 प्राइवेट सेक्टर के और 12 पावर डिपार्टमेंट्स हैं। लोग प्रॉपर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। अब इसमें क्या है कि पहले जो डिस्कॉम्स थे उसमें भारी ये लोग लॉस में ही जीते थे। अभी कुछ दिन में हो गया कि इन लोग प्रॉफिट में आ गए हैं। तो इसका क्या कहना है कि ये जो प्रॉफिट वाला है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन एक सिनेरियो देता है जैसे तमिलनाडु का कि उसमें क्या किया कि जो उसका लोन था, एग्जिस्टिंग लोन था कुछ 16,000 करोड़ का दिया हुआ है, वो लोन को वो अपने ऊपर ले लिया सरकार कि ठीक है तुम लोन मत दो, तुम लोन वापस मत करो, रिपे मत करो, हम कर देंगे। तो जहां उतना बड़ा लोन उसके उसके वो शीट से हट गया तो वो प्रॉफिट में चला जाएगा। दूसरा कि जो आप सरकार उसको पैसा दे रहा है कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक सेक्टर एंटिटी है तो सरकार ठीक है उसका दायित्व तो बनता है कि उसको देखे कि वो ख़त्म ना हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो वो है कि नेचर है, वो कंपनी है, उसको अपना प्रॉफिट को जनरेट करना चाहिए। तो वही दिया हुआ है कि जो डिस्कॉम्स है उसको प्रॉफिट। ये वाला एक दिया हुआ है थिंकिंग रीथिंकिंग बैटरी स्ट्रेटजी इन इंडिया। कुछ दिन पहले भी आया था कि जो PLI स्कीम है उसमें वो है एडवांस केमिस्ट्री सेल वाला कंपोनेंट है जिसमें 40 गीगावाट आवर का हम लोगों को बैटरी बनाना है, 40 गीगावाट का, लेकिन हुआ अभी तक बस 1 गीगावाट आवर है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अभी जो फोकस है वो लिथियम आयन बैटरी पे है, और लिथियम आयन बैटरी का जो है $1100 पर किलोवाट आवर से घट करके $108 पर किलोवाट आवर आ गया। लेकिन इसका क्या कहना है कि अब जो हम लोगों को है वो लिथियम आयन को छोड़ करके, क्योंकि लिथियम आयन में कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे अगर उनको स्टोर करना है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनको सर्टेन उनका चार्ज एक लेवल पे होना चाहिए, वरना वो मेल्ट हो जाते हैं, और ढेर सारा दिया हुआ है। तो उसके बाद ये बोलता है कि सोडियम आयन बैटरी हम लोगों का जो है वो फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि ये कम मास में ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। और फिर उसमें एक बात बोल रहा है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन के लिए अगर कोई बोले कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो जो लिथियम आयन बैटरीज का जो प्लांट्स है उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करके आप सोडियम आयन बैटरी बना सकते हो। तो उतना ही बस दिया हुआ है कि सोडियम आयन बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ जो डिस्कॉम वाला है ना उसमें एक टर्म आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक टर्म दिया हुआ है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज। ये आप याद रखिएगा कि ये डिस्कॉम से रिलेटेड है। बस UPSC वन वर्ड एसोसिएशन पूछेगा कि द टर्म ऑफन सीन इन न्यूज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ABCD। उसमें कहीं पे डिस्कॉम होगा और साथ में कुछ कुछ भी दे देगा, बैंक वैंक सब घुसा देगा उसमें। तो वो आप ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली वही है कि सोडियम आयन जो बैटरीज है उसमें हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर DAC क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये डिफेंस मिनिस्ट्री में है, इसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ये ऐसा बोलता है कि भाई मेरे को ये सब जो है ये चाहिए। जैसे आर्मी वाला क्या करेगा कि आर्मी अपना देगा कि मेरे को इतना आर्टिलरी या इतना गन्स या ये चाहिए, तो वो DAC में जाएगा। फिर DAC उसको अप्रूव कर देगा तो वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जाएगा, जो हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो अप्रूव करेंगे, तब उसके बाद उसका टेंडर निकलता है। फिर EC होल्ड्स ब्रीफिंग फॉर ऑब्जर्वर्स। जहाँ भी आप पोल होता है वहाँ पे ऑब्जर्वर्स जाते हैं, तो उसके लिए ब्रीफिंग होल्ड किया। अहमदाबाद एबेटॉयर होता है जहाँ पे आप स्लॉटर हाउस बोलते हैं इसको। तो एक वो बनने वाला था, उसको भाजपा वालों ने प्रोटेस्ट किया तो उसको ख़त्म कर दिया।
ये यूएस शटडाउन्स, ये कुछ ये ऐसे ड्रग्स बिक रहे थे जो सही नहीं था, जिससे ओवरडोज हो रहा था और ये हो रहा था, तो उसको बैन किया है बस। ये अलग अनुराग ठाकुर साहब का न्यूज़ है। आर्मी ने 246 ये सब रीनेम किया है। मोशन ऑफ थैंक्स, कांग्रेस फ्लैग्स प्रोसीड्यूरल टेंशंस एस्केलेट, ये इसमें बस पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये देखिए, एनर्जी इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज अ टॉप प्रायोरिटी। अब देखिए आप, इसमें क्या मतलब मुद्दा इसका क्या है कि अब बोल रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन ये होने वाला है कि रशिया से इंडिया तेल खरीदना बंद करने वाला है, और वेनेजुएला से बोल रहे हैं कि हम लोग तेल खरीदेंगे। रशिया से हम लोग 11 लाख बैरल पर डे हम लोग तेल खरीदते हैं, और जो वेनेजुएला का कैपेसिटी है वो 8 लाख बैरल पर डे है। तो अगर आप कर भी देते हो तो आप, वेनेजुएला तो आपका हर चीज़ फुलफिल कर नहीं सकता, तो आपको किसी और सोर्स पे जाना पड़ेगा। दूसरा सोर्स है यूएस। तो अल्टीमेटली वो वही है कि आपका जो डील किया गया है उसमें यूएस वो हो सके। लेकिन यूपीएससी अगर पूछता है तो आपको बहुत अच्छा अच्छा लिखना है कि हाँ इससे फ़ायदा होगा। ये दूसरा ये भी है कि रशिया पास में, तो उससे अगर तेल आएगा, और वेनेजुएला दुनिया के दूसरे कोने में है, वहाँ से तेल आए तो सस्ता कौन सा होगा? तो कॉमन सेंस का बात है ना। पीएम हाइटेक बिहार, अभी वो जो वहाँ के सीएम है, पता नहीं उनका नाम भूल गया, वो बोल दिए थे कि मियाँ 5 लाख मियाँ वोटर का नाम हट जाएगा। तो उसी के ऊपर कुछ लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में वो किया है कि भाई देखो यार। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्रकाश सिंह, इसमें क्या दिया हुआ है हेडलाइन, ये लाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग स्टेट्स प्रेफरेंस फॉर एडॉक डीजीपी अपॉइंटमेंट्स। अब एक जजमेंट आया 2006 में, प्रकाश सिंह का जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि जो डीजीपी होगा उसके जब रिटायर होने के 3 महीने पहले जो स्टेट है वो यूपीएससी को लिखेगा कि हमारे डीजीपी रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद जो 3 सीनियर मोस्ट जो पुलिस रैंकिंग जो भी ऑफिसर होंगे उनका एक पैनल बनेगा, उसको यूपीएससी सेलेक्ट करेगा, और उसमें से एक बंदे को स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा था कि जैसे डीजीपी रिटायर हो गए तो उसके बाद बस एक्टिंग डीजीपी के नाम से वो चल रहा था कि अभी वो एक्टिंग डीजीपी है, फिर वो रिटायर हो गए, फिर अगला एक्टिंग डीजीपी आ गया, फिर। तो यही वो तेलंगाना में क्या हो रहा है कि पिछले 9 साल जो प्रॉपर जो डीजीपी थे वो रिटायर हुए थे 9 साल पहले। तो अब वो गया है कि भाई ये रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो उसी पे अब देखते हैं क्या होता है। ये यूपीएससी एक वो नॉर्म ऐड किया है कि पहले जैसे आईएएस आईपीएस आईएएस और आईएफएस लोग वापस नहीं दे सकते थे एग्जाम, अब कर दिया है कि जो आईपीएस और जो सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए वाले होंगे वो केवल एक बार दे पाएंगे, उसके बाद फिर नहीं दे पाएंगे। मतलब एक बार मतलब उसके नेक्स्ट टाइम, उसके बाद अगर देना है तो रिजाइन करो। एनएचआरसी आपको पता होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसमें एक हो गया है कुछ। जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, वो जो कुछ गल्फ नेशंस हैं उनका ये एक काउंसिल है, तो उसके साथ इंडिया का एफटीए होने वाला है, होगा। अभी हुआ नहीं है, अभी क्या है, साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब उसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे कि ठीक है हमें मर्चेंडाइज ट्रेड देखना है, सर्विसेज देखना है, इन्वेस्टमेंट देखना है, अगर ट्रेड है तो ऑयल देखना है, फ्रूट्स देखना है, वेजिटेबल्स देखना है, वो ऐसा एक जनरल ओवरऑल बनाया है। अब ये जो नेस्कॉम है ये बोल रहा है कि ओवरऑल मैक्रो प्रिडिक्टेबिलिटी, देखिए इसमें मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेबिलिटी क्या आ रहा है कि ठीक है वो जो होना था, नुकसान होना था, फायदा होना था, तो वो हो गया। जो स्टॉक मार्केट भी है वो क्या चीज़ पे चलेगा, अगर उसको है कि इंडिया का चलो या यूएस का चलो नुकसान होना है, उसको पता नहीं है कि नुकसान हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन एक बार अगर वो देख लेगा ना कि हाँ चलो ये वाला डन है, अब इससे इंडिया का फायदा है कि नुकसान है वो छोड़ो, अब यही रहेगा, तब वो फिर थोड़ा सेंटिमेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद जैसे ये देखिए, अभी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी सेट टू रिज्यूम इन मस्कट, मस्कट ओमान में है, वहाँ पे यूएस और ईरान का बात होने वाला है। अब देखिए क्या हुआ, 2015 में जेसीप हुआ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यूएस और मतलब P5+1 जो परमानेंट मेंबर से 5, वो और जर्मनी के बीच में साइन हुआ था।
उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में ट्रंप ने इसे वापस ले लिया कि भाई हमारे फेवर में नहीं है, यूएस का नुकसान हो रहा है। उसके बाद ईरान पे सैंक्शन लगा दिया। फिर बोला कि भाई तुम फिर से हमारे साथ ये डील साइन करो वरना और सैंक्शन लगा देंगे। तो अभी फिर से ये लोग बात स्टार्ट करने वाले हैं। पाक कंक्लूड्स ऑफेंसिव, ये वही बलूच वाला जो हम लोग देखे थे, 216 मार दिए उन्होंने। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, वो उसमें जो सर्टेन काइंड्स ऑफ मिसाइल्स और वॉरहेड्स, और जैसे अगर आपका न्यूक्लियर वॉरहेड है तो आपको 1550 के में लिमिट करना है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो वो अब ख़त्म होने वाला है। तो उसमें ऑब्वियसली मेरे को तो लगता है ट्रंप इसको रिन्यू नहीं करने वाला, कर दे तो अच्छा है। रशिया रिक्वेस्ट भेजा है यूएस को कि इसको रिन्यू करना चाहिए। ये दिया हुआ है कि इनफर्टिलिटी इन इंडिया ब्रिंगिंग मेंटल हेल्थ, तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो इनफर्टाइल मेन है उनका जो मेंटल हेल्थ है उनके ऊपर बात कर रहा है। फिर है असेंबली पैनल सीक्स रिप्लाई गाजियाबाद गर्ल्स डेथ। देखिए ये जो है ना मंथली एड फॉर वुमेन अनविल स्कीम, ये अब ये इंडिया में एक विशेष साइकिल बन चुका है कि आप देते हो एक, वो बोलता है कि एक पार्टी बोलेगा कि हम 100 रुपये देंगे, अगला पार्टी बोलेगा हमें पावर मिला हम 200 रुपये देंगे। तो वही अब चल रहा है, 200 से 300, 300 से 400। हम बस फ्री करा देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री करा देंगे, हम सिलेंडर फ्री करा देंगे। ये अलग, ये कुछ नहीं। अब ये इनका एक बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है कि यूटी विथ असेंबली मॉडल शुड बी डन अवे विथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इसमें देखिए मैटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैटर होता है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन वो कैपिटल भी है। और उसमें जो स्टेट को जो पावर्स होते हैं, जो लेजिस्लेचर का उनका पावर होता है, दिल्ली में सारे पावर्स उसको नहीं है। जैसे पुलिस जो है, पुलिस फोर्स जो होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है। तो बात इनका सही भी है कि भाई ये जो यूटी विथ असेंबली का जो है ये कुछ तुक बनता नहीं है। तो इस पे यूपीएससी पूछ भी सकता है कि इसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या क्यों हटाना चाहिए। केरला असेंबली रेजोल्यूशन ये हर जगह पास हो रहा है, कर्नाटक में भी पास हुआ है। बस यही है आज के लिए, बस इतना ही है। आप लोग वही दो चार टर्म यूज रख के याद रखिएगा, एक CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, और उसमें याद रखिएगा सोडियम आयन बैटरी, और एक याद रखिएगा प्रकाश सिंह का वो जजमेंट, और वो डेटा याद रखिएगा कि हम लोगों का एम था 2.5% करने का जीडीपी का बाय 2025, जो अचीव नहीं कर पाए हैं। इसको तभी लिखिएगा जब अगर रहेगा कि क्रिटिक करना है आपको, क्रिटिकली डिस्कस लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तब उसको यूज करें, ऐसे मत यूज करिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर और इसमें प्रकाश सिंह का जो वो केस है, वो जजमेंट है, वो याद रखिएगा। बस, तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं कल क्या आता है। थैंक यू।